Hello class 12th, welcome to the channel Economics Classes by Gaurav Tudeja and welcome to Indian Eco One Shot Revision Series। इस इंडियन इको की वन शॉट रिवीजन सीरीज में अब तक हम लोग कर चुके हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तक। आज हम करने जा रहे हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के बाद हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बाद इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपैरिजन, देन आपकी इंडियन इको की रिवीजन ओवर। मैक्रो की रिवीजन हम कर चुके हैं। देखो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम अब बिल्कुल पास आ गए हैं। अब बोर्ड एग्जाम आने से पहले जो तरीका होता है वो क्या होता है वो सुनो। हमें सारे सब्जेक्ट्स को एक बार तो एटलीस्ट खत्म कर देना होता है, इवन 2 बार। प्री बोर्ड में एक बार आप कर चुके हो, अब जो बोर्ड एग्जाम से पहले का टाइम है, इसमें आपको इंडियन इको के हर चैप्टर को और मैक्रो के हर चैप्टर को विद हॉट्स क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको छुट्टियां बहुत कम मिली हैं, हर एग्जाम में गैप बहुत कम है। तो आपको सिर्फ एक बार थॉरो रिवीजन करनी पड़े और सैंपल पेपर्स इंडायरेक्ट क्वेश्चन आप देखो और आपका काम हो जाए। तो उस टाइम पर बर्डन बहुत ज्यादा मत डालना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अभी ध्यान नहीं देते हैं, कुछ बच्चे क्या काफी सारे बच्चे आजकल ऐसे हो गए हैं कि ध्यान देते नहीं है। हम क्या करते थे, या आज से कुछ सालों पहले के सेशन में क्या होता था कि बच्चे पहले से क्लियर कर लेते थे अब तक बुक्स को 2 बार। अब बोर्ड एग्जाम जब आते थे सिर्फ रिवीजन करते थे, बात खत्म हो गई। अब बच्चे करते ही एंड मूवमेंट पे, तो एंड मूवमेंट पे बहुत बर्डन होता है बच्चों। तो ऐसा बर्डन आप मत लेना, आपको बताने वाले टीचर्स हैं। जब हम करते थे ऐसा पता नहीं चलता था हमें कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम कर लेते थे, हम रिस्पॉन्सिबल थे। उस टाइम मोबाइल फोन्स नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं देखो आपके लाइफ में भी, लेकिन आप जो है ना चीजों को डिसिप्लिन से ढंग से करके चलो। बोर्ड एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, अभी आप सारा कुछ खत्म कर लो। यही टाइम है बस इको और पीएचडी को आप खत्म कर लो, इवन अकाउंट्स को भी, ताकि आप जब एग्जाम तो बोर्ड का सिर्फ रिवीजन आपको करनी पड़े। तो ढंग से एक बार बुक्स को खत्म कर लो। ये 3-4 दिन 5 दिन और बाकी हैं। अभी हमारे पास देखो आज 3 फेब हो गई है, उसके बाद आप मैक्स टू मैक्स 10-15 तारीख तक आप सब कुछ पढ़ेंगे, फिर आप अपने इंग्लिश की तैयारी करेंगे जो भी आपका एग्जाम सबसे पहले होगा। तो आप ढंग से रिवाइज करें बच्चों। तो शुरू करते हैं, रूरल डेवलपमेंट को रिवाइज करेंगे अच्छे से इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में एम्प्लॉयमेंट करेंगे, फिर चाइना पाकिस्तान करेंगे। चलो, रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में क्या है बच्चों, देखो एक बार आपने पहले पढ़ रखा है। इस चैप्टर में ना काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले भी आपको मार्क कराए हुए हैं, एक बार फिर से आपको मार्क करा देता हूं आज मैं कि वो क्या है। रूरल डेवलपमेंट के अंदर ना रूरल बैंकिंग और एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये दोनों टॉपिक का क्रिटिकल इवैल्यूएशन, मतलब कि डिमेरिट्स, प्रॉब्लम, डेफिशिएंसीज डेफिनेटली आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा इस चैप्टर में जो बड़ा मार्क का क्वेश्चन है वो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के 2 टाइप, एक था डाइवर्सिफिकेशन थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन, एक था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। ये तीनों टॉपिक जो मैंने बताए हैं आपको, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए, ये भी एक टॉपिक है आपके पास। तो 3-4 टॉपिक गिनते के बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है और बहुत बार रिवाइज करना है। उसके अलावा इस चैप्टर में से काफी सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, आप मार्क करते जाना। दैट्स इट। तो रूरल डेवलपमेंट था कि आपको याद दिलाता हूं, रूरल डेवलपमेंट एक एक्शन प्लान था जो गवर्नमेंट करती है, किस लिए, रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए, उसे बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। तो इट रेफर्स टू एन एक्शन प्लान टेकन बाय द गवर्नमेंट, किस लिए, रिसोर्सेज को यूज करके रूरल एरियाज की डेवलपमेंट करना, ग्रो करना उनको। अब रूरल एरियाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो किस तरह के चैलेंज आपने पढ़े हैं। रूरल एरियाज में हम देखते हैं कि 2 तरह के चैलेंज हमारे सामने होते हैं, एक लिंगरिंग चैलेंजेस और एक इमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंजेस क्या होते हैं, जो ट्रेडिशनली पुराने समय से लॉन्ग टाइम से चलते आ रहे हैं, जैसे कि रूरल क्रेडिट का चैलेंज और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का चैलेंज। ये 2 आपके लिंगरिंग चैलेंजेस हैं। और जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं, आज के नए चैलेंज, कि आज हर फार्मर चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट आपका इमर्जिंग चैलेंज है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के फार्मर सोचते हैं कैसे करें, आजकल डिमांड लोग बहुत कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड की, क्योंकि केमिकल फूड सब खा खा के सब देख चुके हैं कि क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और डाइवर्सिफिकेशन इमर्जिंग चैलेंज के अंदर आता है। रूरल क्रेडिट और आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग लिंगरिंग चैलेंज में आता है। तो ये 4 टॉपिक बड़े बड़े हैं आपके, बड़े इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बाकी सारे क्वेश्चन भी बनेंगे आपके। तो रूरल डेवलपमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले चलेंगे हम पहले चैलेंज पे, दैट इज लिंगरिंग, उसके अंदर चलेंगे रूरल क्रेडिट पे और उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे। ये दोनों चैलेंज आपके लिंगरिंग चैलेंजेस हैं, पुराने समय से चलते आ रहे चैलेंजेस हैं। पहले इसको पढ़ेंगे हम, फिर आएंगे हम इमर्जिंग चैलेंजेस पे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये 2 चैलेंज है, तो टोटल 4 चैलेंजेस हैं। बहुत सिंपल, ढंग से समझना चीजों को।
तो पहले बात करते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस की, जो कंटिन्यूइंग है, तब से चलते आ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंजेस रूरल क्रेडिट का चैलेंज। देखो बच्चों, रूरल क्रेडिट पे क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में सबसे पहला कि क्यों रूरल क्रेडिट को फार्मर के लिए लाइफलाइन बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या आंसर करेंगे आप? व्हाई रूरल क्रेडिट इज कॉल्ड लाइफलाइन फॉर इंडियन फार्मर्स, या किसी भी फार्मिंग एरियाज के लिए। तो हम बोलते हैं सबसे पहला रीजन कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फार्मर जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, पहला रीजन। तो इसलिए उनको क्रेडिट तो चाहिए, इतना पैसा कमा नहीं पाते। दूसरा रीजन ये है कि जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनका देखें, अगर हम सिंगल ग्रुपिंग ज्यादा करते हैं, लैंड बहुत छोटा है, पीस ऑफ लैंड है, तो सिंगल ग्रुप में क्या ही पैसे आएंगे। अगर आप आज सोइंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग कितने समय के बाद होती है? 5 महीने 6 महीने ना। तो ये चीज क्या है कि गैप बहुत ज्यादा है, लैग है, जेस्टेशन गैप है बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो बीच में जो 6 महीने खाली हैं, पैसे तो कहां से आएंगे? उसके लिए क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, कंजम्पशन पर्पस से भी तो चाहिए हो सकता है ना। तो दो रीजन है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स और जेस्टेशन लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। इसलिए फार्मर्स को क्रेडिट की सख्त जरूरत होती है। मजबूरी में फार्मर क्या करते थे? कमीशन एजेंट से, लैंडलॉर्ड से, जमींदार से, विलेज ट्रेडर से, इनसे लोन लिया करते थे बहुत महंगे महंगे इंटरेस्ट रेट पे। इनको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है कि रूरल क्रेडिट के दो सोर्स बताओ, एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे, आप बोलोगे कि दो सोर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। उससे पहले टॉपिक और दिख रहा है मुझे यहां पर कि रूरल क्रेडिट के टाइप्स कितने हैं। तो 3 टाइप हमने पढ़े हुए हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। याद दिलाता हूं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो होता है वो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का लोन है, जो सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए लिया जाता है। मीडियम टर्म क्रेडिट लोन क्या था? जो 1 साल से लेकर 5 साल तक का आपका था, जिसमें फेंसेस लगवानी है खेतों के बाहर, या ट्यूबवेल्स के लिए, वेल्स के लिए मोटर लगवानी है, ये सारी मशीनरी परचेज करनी है। और जो तीसरा लोन था लॉन्ग टर्म लोन, लैंड का एक्सपेंशन करना है, एक्स्ट्रा लैंड और परचेज करना है, तो 20 साल तक का लोन हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म लोन था। ये आपके 3 तरह के टाइप थे बच्चों, आपको याद आ रहा होगा। इसके बाद जो मैं टॉपिक बताया था आपको भी कि रूरल क्रेडिट के सोर्सेस कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूरल क्रेडिट के सोर्स हमारे पास 2 हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल मतलब आज के बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, खुद गवर्नमेंट के बैंक्स, उसके अलावा नाबार्ड बड़ी एजेंसी हो गई। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्या आता था? विलेज ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, जमींदार्स, इनसे लोन लेते थे फार्मर्स। तो हमने समझाना है इन तीनों के बारे में। इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता था, है ना, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा करते थे। मजबूरी में फार्मर को इनसे ही लोन लेना है, क्योंकि इनके एंसेस्टर्स या पीढ़ियों के जो लोग हैं इनसे लोन लेते आ रहे हैं ना। उस टाइम बैंक्स भी बहुत कम है, और बैंक्स हैं तो उसकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है ना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, कोलेट्रल बहुत रखवाना पड़ता है, तो फार्मर्स इनसे ही लोन लेते थे, है ना। और उसके बाद फिर लोन चुकाना बहुत भारी पड़ता था इनको। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल के बाद इंस्टीट्यूशनल सोर्स की, तो इसके अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आती हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, आरआरबीज आते हैं और गवर्नमेंट आती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बना तो आपको क्या लिखना है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो है वॉलंटरी एसोसिएशन है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई है, जिनमें मेंबर्स खुद फार्मर्स बने हुए हैं और बड़े बड़े लोग हैं जो कंट्रीब्यूशन करते हैं। और इनका पर्पस होता है कि फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स, जो मार्जिनल फार्मर्स है ना, उनको लोन देना। इनका ऑब्जेक्टिव है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को लोन देना कम इंटरेस्ट रेट पे। अगर इसके फंक्शन पूछ लिए तो सबसे पहला फंक्शन आप बताओगे कि इनका पहला जो ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन आप बोल सकते हो कि रैपिड, जल्दी से और एडिक्वेट, जितना लोन चाहिए उतना ही दे सके और हर एरिया में ये पहुंच जाए, ऑल रीजन में ये काम करे। पहला इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है। दूसरा ये है कि ये फार्मर्स उन फार्मर को लोन दे जिनको बहुत जरूरत है, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन दे, है ना। तो ये गैप फिल करना चाहते हैं। किसका गैप फिल करना चाहते हैं? बैंक्स नहीं दे पा रहे, है ना, और बैंक्स से फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा, फार्मर्स नहीं ले पा रहे लोन, तो ये चाहते हैं हम उनका गैप फिल हम करें, है ना। ये इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है। और सबसे मोटी मोटी बात क्या है कि इतना कुछ ऑब्जेक्टिव रखने के बाद भी इनका टोटल क्रेडिट में सिर्फ 16-17% ही शेयर है, इतना ये कंट्रीब्यूट कर पाते हैं लोन में सिर्फ। बाकी सब कौन करता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल थे उस टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ये इंडिपेंडेंस के टाइम की बातें हो रही हैं। और हम बोलते हैं कि देखो, नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात पूछेंगे ना तो आप बोलना 93%
जो शेयर है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल का था इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब क्रेडिट देते थे, बाकी 7% सिर्फ बैंक्स और इनका था। लेकिन अब जो हो गया वो उल्टा हो गया, अब 93% बैंक्स और इनका हो गया और 7% बचे हैं सिर्फ क्या, नॉन इंस्टीट्यूशनल। ये डाटा आपको याद रखना है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक सबको पता है क्या है, एसबीआई सबसे पहला बैंक था जो एग्रीकल्चर के लिए लोन देता था। सिर्फ 1955 में सेटअप हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज भी नहीं था उस टाइम से एसबीआई। एसबीआई लोन किसके लिए देता था, रूरल एरियाज के लिए, एग्रीकल्चर या अदर एक्टिविटीज के लिए लोन देता था। तो एसबीआई के बारे में हम बात करें तो एक कमर्शियल बैंक हो गया जो लोन देता था किसको, फार्मर्स को, नीड्स के लिए, किसके क्रेडिट नीड्स, किस चीज की क्रेडिट नीड्स, फार्मिंग के लिए या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए। उसके अलावा आरआरबीज की बात करें, ये किसका पार्ट है, ऑब्वियस इंस्टीट्यूशनल सोर्स का पार्ट है, क्योंकि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स भी एक इंस्टीट्यूशन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनना, इनका ऑब्जेक्टिव है मोस्ट रिमोट रूरल एरियाज, जो बहुत बैकवर्ड से गांव है, अंदर अंदर तक डीप में जाके, उन गांव में जाके गरीब जो फार्मर्स हैं उनको लोन देना। किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी और अदर एक्टिविटीज के लिए भी। और इनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत नॉमिनल होगा, बहुत कम होगा, कोलेक्टरल नहीं रखवाएंगे, बहुत ना के बराबर। तो ये इनका पर्पस है। और आरआरबीज की डेट आपसे पूछे तो आप बताना, आरआरबीज वाज सेटअप इन 1975, 26 सितंबर, ये आप लिख लो, 1975 में सेटअप हुए थे आरआरबीज, है ना, 26 सितंबर इनकी डेट है, एक बार चेक कर लेना आप। उसके बाद अब देखो, इंस्टीट्यूशंस अगर होंगी तो इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने की बॉडी भी एक होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो बैंकिंग चैप्टर में मैक्रो के अंदर कमर्शियल बैंक्स कंट्रोल करने के लिए आरबीआई है, ऐसे ही आरआरबीज को, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को, इन सारी जो गांव के अंदर रूरल लेवल पे इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी चाहिए, दैट इज NABARD, नाबार्ड। कई बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नाबार्ड आरबीआई के नीचे काम करता है क्या, भाई नीचे ऊपर कुछ नहीं है, नाबार्ड सेम लेवल एज आरबीआई, बस नाबार्ड रूरल एरियाज के लिए कंट्रोल करता है सारी इंस्टीट्यूशंस को। जैसे आरबीआई कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है या उनको रेगुलेट करता है, फैसिलिटेशन भी करता है, ऐसे ही नाबार्ड रूरल एरियाज के बैंक्स के लिए फैसिलिटेशन करता है और उनको मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना, ये सब करता है। तो इसके फंक्शन एग्जाम में आ सकते हैं। तो नाबार्ड सेटअप कब हुआ, 1982, इसका डेटा भी आप मेंशन कर लो, 1982। तो नाबार्ड एक एपेक्स बॉडी हो गया दैट कंट्रोल, रेगुलेट द रूरल बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। इसको हम बोलते हैं मल्टी एजेंसी सिस्टम। चारों इंस्टीट्यूशन मिला लो, गवर्नमेंट बॉडीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आरआरबीज और नाबार्ड, इन चारों को मिला के बनता है मल्टी एजेंसी सिस्टम। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जिनसे मिलकर क्या बनेगा, मल्टी एजेंसी सिस्टम। अगर एक नंबर का आ जाए तो ऐसे लिखना आप। नाबार्ड के फंक्शन आपसे पूछेंगे, ध्यान से सुनना। नाबार्ड के फंक्शन में सबसे पहले यहां से शुरू है, टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी। ये सबसे बड़ी बॉडी है गांव के लिए जो आरआरबी को फंडिंग करता है। देखो आरआरबी को कौन पैसा देगा, नाबार्ड। आरआरबी फिर आगे फार्मर्स को देंगे ना। नाबार्ड हेल्प करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी, और जो गांव में प्रोग्राम्स चलते रहते हैं उसके लिए भी, प्लस लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को भी सपोर्ट करेगा, प्लस कमर्शियल बैंक जो गांव में लोन देते हैं उनको भी नाबार्ड सपोर्ट करेगा। तो एक मल्टी, एक एपेक्स फंडिंग एजेंसी है, ठीक है। नाबार्ड सीधा पब्लिक को लोन नहीं देता, ये ध्यान रखना, जैसे आरबीआई पब्लिक को लोन नहीं देता। दूसरा फंक्शन नाबार्ड का है टू टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स टू इंप्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। लोन सही समय पे सही फार्मर को टाइम पे पहुंचे, एडिक्वेट पहुंचे, इसका पर्पस है, इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये नाबार्ड जो है गांव के अंदर जो बैंक्स हैं, सोसाइटीज हैं, उनमें जो स्टाफ काम करता है, पर्सनल, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है ना। और जितने इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज हैं उनको कंट्रोल भी करता है, उनको कोऑर्डिनेट भी करता है, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करके रखता है कि क्या आपको कुछ जरूरत है तो बताएं, है ना। ट्रेनिंग देना, टाइम पे अवेयरनेस करना, प्रोग्राम्स लॉन्च करना। उसके अलावा आरआरबी इनसे पैसा लेते हैं, सोसाइटी इनसे फंडिंग लेती है, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स को बार बार फाइनेंस रीफाइनेंस करता रहता है। जब जरूरत है दोबारा लोन दे दिया, काम खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, नेक्स्ट प्रोजेक्ट चालू हो गया, फिर पैसा चाहिए, नाबार्ड फिर पैसा देगा, उसे बोलते हैं रीफाइनेंस। तो नाबार्ड सारे काम करता है, सेम एज लाइक आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए करता है, सेम नाबार्ड रूरल बैंक के लिए करता है, बस CRLR वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। तो नाबार्ड के फंक्शंस एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स में, बुक्स में से अच्छे से कर लेना आप, जहां से आपको सही लगता है करना, समझ आप यहां पढ़ लो। अब आ गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल इवैल्यूएशन। करो, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इस क्वेश्चन पे मैं बार बार फोकस करता हूं।
और एग्जाम में आने के चांस है तभी करता हूं। रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करो बच्चों, ऐसा आपसे पूछ लेंगे। व्हाट इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन? रूरल बैंकिंग मतलब रूरल बैंक्स को डेवलप किया गया, लाया गया, सोसाइटीज को बढ़ाया गया, आरआरबी सेटअप किए गए, सब कुछ बताना पहले, उसके बाद बताना फिर भी क्या डेफिशिएंसीज आज रूरल बैंकिंग में है। देखो डेफिशिएंसी तो होंगी ना, कौन कहते डेफिशिएंसी नहीं है गांव के अंदर, बैंक्स के अंदर बहुत डेफिशिएंसीज है। वो क्या डेफिशिएंसी आजकल फार्मर को फेस करनी पड़ती है आपको बतानी है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल। पहले पॉजिटिव बताएंगे कुछ पॉइंट्स, सीधा नेगेटिव पॉइंट मत डाल देना। तो रूरल बैंकिंग जो है पहले बताएंगे कि इंडिया में एक्सपैंड हुआ है ओवर टाइम, नो डाउट, है ना। बैंक्स भी खुले, सोसाइटीज भी, आरआरबी भी आए, कमर्शियल बैंक्स को 1969 में नेशनलाइज भी किया गया कि बड़े लेवल पे ऑपरेट कर सके। उसके बावजूद भी कुछ डेफिशिएंसीज आ गई हैं, उन डेफिशिएंसीज को आपको एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहला कि आज भी फार्मर्स में देखें गांव के अंदर डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे फार्मर लोन ले लेते हैं पर पे नहीं कर पाते, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट रेट। और कह रहे हैं आज भी फार्मर्स देखें तो जेन्युइन डिफॉल्टर्स तो हैं ही हैं, बट 50% विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जान पूछ के लोन नहीं देते हैं। ये इससे बैंक्स को बहुत लॉस होता है गांव के अंदर, ये सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है। दूसरा, अगर हम देखें कि आज भी जो बैंक्स हैं वो फार्मर्स को बोलते हैं आपको लोन चाहिए तो आपको कोलेक्ट्रल रखवाना पड़ेगा, गिरवी सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी, मोर्टगेज लोन टाइप हो गया ना। तो फार्मर के पास कहाँ कोलेक्ट्रल है, कहाँ वो रख पाएगा, गरीब फार्मर्स तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये डेफिशिएंसी है, उनको बेचारों फार्मर को लोन नहीं मिल पाता, फिर मजबूरी में किसके पास भागते हैं वो, नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास, जिनका इंटरेस्ट बहुत है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ जाता है ना। ये डेफिशिएंसी हुई कि नहीं हुई? उसके अलावा अब सरकार की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जब गांव में सरकार बननी होती है, गवर्नमेंट को आना होता है, तो इसे बोलते हैं पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। अपने पॉपुलैरिटी बनाने के लिए सरकार क्या करती है, लोन माफ करने शुरू करती है फार्मर्स के। अब सरकार लोन माफ करेगी, नुकसान तो बैंक्स का भी होगा ना। तो पॉलिटिकल पॉपुलिज्म सरकार बनाने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जगह ऐसे हो जाता है कि लोन वेव ऑफ किए जाते हैं, फिर बैंक्स को लॉस होता है। इस चक्कर में ये डेफिशिएंसी बन जाता है, लैक ऑफ स्टिकनेस बोलते हैं इसको, लैक्सिटी शो करती है गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे ना कि अब चलो माफ कर देते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो बैंक्स की खुद की डेफिशिएंसी है वो क्या है कि बैंक गांव के अंदर ज्यादा हैबिट नहीं बना पाए लोगों की कि मेरे पास आओ पैसा सेव करो। क्यों नहीं बना पाए? बैंक कुछ अच्छा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देगा या कोई अट्रैक्टिव स्कीम लॉन्च करेगा तब जाके लोग पैसा डालेंगे ना बैंक में, ऐसे कौन डाल देगा? पैसा ही नहीं आएगा तो बैंक लोन कैसे देगा? तो ये डेफिशिएंसी खुद की बैंक की, बैंक प्रमोट नहीं कर पाया सेविंग, थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब सेविंग हैबिट नहीं प्रमोट कर पाया लोगों की, ये डेफिशिएंसी आप बताएंगे, ठीक है। आज भी अगर हम देखें रिफॉर्म आने के बाद भी, तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां फार्मर्स डेट में फंसे हुए हैं और आज भी लोन पे करने के चक्कर में सुसाइड्स होती हैं। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पर्टिकुलर ऐसी स्टेट्स हैं जहां बताया हुआ आपको ऐसा होता है। उसके बाद ये टॉपिक था आपका रूरल बैंकिंग। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, अगर आपको कुछ भी समझ में आता है अच्छे से, आपको लग रहा है कि हाँ दिस वीडियो इज गुड, मेरे को समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट कर दिया करो एक छोटा सा, सर समझ में आया अच्छे से, थैंक यू सो मच। एक बार बता दिया करो, थैंक यू मत बोलो, लेकिन एक कमेंट कर दो अच्छा सा कि हाँ सर ओके क्लियर है। अब नेक्स्ट, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत बच्चों को नहीं पता कि कैसी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे और क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी आपको पूछेंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, आपको बताओ। देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें ना, तो गांव के अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, बड़े फार्मर्स, इनके हाथ में मार्केट कंट्रोल में होती है। अगर मार्केट गलत हाथों में होगी तो पक्की बात है फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होना तय है। तो ऐसा चलता था, है ना। बहुत सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं वो लोग लोन दे के, प्लस लगान आपने सुना होगा, ऐसा कुछ पहले चलता था, वो चार्ज करते थे। अब फार्मर सामान बेचने जा रहा है तो वेट मशीन जो होती है तराजू, उसमें दिक्कत है, उसमें सेटिंग कर रखी है, प्रॉब्लम है, मैग्नेट्स लगा रखे हैं। उसके अलावा फार्मर ए ग्रेड का सामान लेके आ रहा है, उसको पैसे वही मिल रहे हैं जो नॉर्मल मिलते हैं, कोई वैल्यू नहीं है ग्रेडिंग की। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो रहा है, अकाउंट्स गलत, हिसाब किताब गड़बड़ बनाया हुआ है ना। ऐसी बहुत दिक्कत, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है फार्मर के पास वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं कि वो स्टोर कर सके, तो मजबूरी में सेल करना पड़ता था, उसको डिस्ट्रेस सेल बोलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग की प्रॉब्लम है इन शॉर्ट। पर अगर आपको लिखने को आए एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है बेटा, असेंबलिंग से लेकर, गैदरिंग से लेकर, एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स की प्रोसेसिंग से लेकर, प्रोसेसिंग क्या होता है, ग्रेन्स को स्टोर से अलग करना, प्रोसेसिंग अलग अलग करना, प्रोसेसिंग से लेकर, पैकेजिंग से लेकर, ग्रेडिंग से लेकर, स्टोरेज से लेकर सेल तक पूरा मार्केटिंग होता है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ
गैदरिंग, असेंबलिंग, प्रिक्योरिंग, है ना, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब कुछ करना, स्टोरेज इवन, इसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं ओवरऑल। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये होता है। देखो सब लिखा है, गैदरिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, सेलिंग। पैकेजिंग, ये ग्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? ग्रेडिंग इसलिए करनी चाहिए कि अच्छा क्वालिटी का सामान होगा, ज्यादा पैसे में बिकेगा, तो ग्रेडिंग करना जरूरी है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी ड्रॉबैक्स थे। अब वो आपको बताने क्या ड्रॉबैक्स थे, सुनना ध्यान से। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो ड्रॉबैक्स थे, वो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स ये थे कि मार्केट जो थी वो अंडर द कंट्रोल ऑफ किसके थी? हम बोलेंगे मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स। अब फार्मर बेचारे लोन पे ऑफ करने के लिए मजबूरी में इनको बेचते थे अपना प्रोड्यूस, नो मैटर व्हाट द प्राइजेस, क्या प्राइस चल रहा है उनको पता नहीं है, बट वो बेचते थे बस कि मेरे लोन चुक जाए, जैसी क्रॉप हो जाए मैं जाते ही फटाफट बेच दूं बस, क्योंकि स्टोरेज बेचारा कर नहीं सकता, कहाँ स्टोर करेगा, वेट कर नहीं सकता कि उसको लोन चुकाना है, बार बार मांग रहे हैं वो पैसा, तो बहुत प्रॉब्लम थी। तो फार्मर्स को मजबूरी में सेल करना पड़ता था, और मजबूरी में सेल करने को बोलते हैं बेटा जी डिस्ट्रेस सेल। इस पे क्वेश्चन बनेगा। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है कि फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल इमीडिएटली, जैसे प्रोड्यूस हो गया, नो मैटर व्हाट द मार्केट प्राइसेस। ये क्यों करना पड़ता था? दो कारण है। एक तो फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, दूसरा उसको डेट्स फटाफट पे ऑफ करने, इसलिए वो मजबूरी में सेल करता था। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको छोड़ के मत जाना। अब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग को ठीक करने के लिए क्या मेजर लिए? गवर्नमेंट ने अपनी खुद की रेगुलेटेड मार्केट बनाई, टाउन्स में, गांव के बाहर, और वहीं पर ही वेयर हाउस सेटअप किए और अपने फार्मर्स को वहां बिठाया ताकि एक्सप्लॉयटेशन फार्मर का ना हो, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स भी ना हो, फॉल्टी वेइंग भी ना हो। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी को प्रमोट किया, मार्केटिंग सोसाइटीज को। गवर्नमेंट ने बोला कि मिलकर बेचो, अपने प्रोड्यूस को पूल अप करके बेचो, आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, फार्मर का फायदा होगा, बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी, लॉस कम होगा। वेयर हाउस गवर्नमेंट ने बना दिए। और अगर आपसे पूछे व्हाट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, एग्जांपल दो, तो आप बताओगे कि गुजरात में बहुत सारे डेयरी प्रोड्यूसर ने मिल्क को पूल अप करके बेचा था, और एक बहुत बड़ा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया था, और इससे मिल्क का जो प्रोडक्शन है बहुत बड़ा, और एक ऑपरेशनल फ्लड आया, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में आया 1970 में। ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी की वजह से ही हुआ था। और अमूल भी आप जानते हो एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव था, और जो आज अमूल बना हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप डालोगे किसके अंदर? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया में पूछेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन कब आया? 1970 बोलोगे आप। व्हाइट रेवोल्यूशन ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल फ्लड, मिल्क का प्रोडक्शन बहुत बढ़ना। गवर्नमेंट ने वेयर हाउस बनाए कि फार्मर वहां स्टोर कर सके, और जब प्राइस अच्छा हो तब बेचे, है ना। गवर्नमेंट बहुत कम नॉमिनल रेट्स चार्ज करेगी वेयर हाउस के। और गवर्नमेंट ने फार्मर को बोला रेलवे से सामान लेके जाओ, आपको हम सब्सिडी देंगे ट्रांसपोर्ट पे, है ना, वो भी गवर्नमेंट ने करा। और गवर्नमेंट ने ये भी करा कि रेडियो चैनल्स, न्यूज़पेपर्स के थ्रू कुछ मोड्स बनाए, मीडियम बनाए कि फार्मर को अवेयरनेस फैले कि मार्केट में प्राइस चल क्या रहा है। फार्मर को पता होने, पहले पता भी नहीं होता था फार्मर को, अब पता चलेगा। और गवर्नमेंट ने क्या किया? एक पॉलिसी बनाई प्राइस को लेकर, एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम। अभी एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। गवर्नमेंट बोलती है फार्मर्स को कि जो गरीब फार्मर्स हैं, या फिर जो फार्मर्स ऐसे हैं जो मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं पर उनका प्रोड्यूस बिक नहीं रहा, उनको जो प्राइस मिल रहा है उसमें उनको लॉस होता है, वो प्राइस जो मिल रहा है उनको वो रेमुनरेटिव नहीं है फार्मर्स के लिए, तो गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा ना। जैसे गवर्नमेंट पुअर कंज्यूमर्स के लिए हम बोलते हैं कि मैक्सिमम प्राइस, सीलिंग प्राइस आपने पढ़ा होगा, वो लॉन्च करती है, ऐसी फार्मर्स के लिए प्राइस फ्लोर होता है। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप हमें प्रोड्यूस वो दे दो, हम आपको मार्केट प्राइस नहीं मिल रहा जो आपको, हम आपको रेमुनरेटिव प्राइस देंगे, आपको लॉस नहीं होने देंगे। तो फार्मर्स जो है वो गवर्नमेंट को बेचना शुरू हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास वो बफर स्टॉक इकट्ठे हो जाते हैं, सारे फार्मर गवर्नमेंट को देते हैं। फिर सभी फार्मर्स के लिए बेसिकली नहीं होता है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए होता है। तो बफर स्टॉक का गवर्नमेंट क्या करते हैं? उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, राशन शॉप के थ्रू बेचती है। शॉर्टेज हो तो उसको यूज करती है, एक्सपोर्ट भी कर सकती है। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट कर रही है फार्मर्स के लिए। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर गवर्नमेंट ने सारे मेजर्स लिए थे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया? तो आप आंसर लिखोगे इस तरह से। उसके बाद अब मार्केटिंग के स्टेप्स लेने के बाद भी हम देखें तो आज एक डाटा हमारे सामने आता है कि आज भी हम देखें तो 80 to 90% जो मार्केटिंग है एग्रीकल्चर की, वो आज भी कमीशन एजेंट्स के कंट्रोल में है। बिलीव करोगे आप? तो ये भी आपको कई बुक्स में मिलेगा दिखा हुआ। अब जो है वो टॉपिक आता है इमर्जिंग चैलेंज। हम लिंगरिंग चैलेंजेस पढ़ चुके हैं, रूरल क्रेडिट का भी और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का भी। अब जो चैलेंज हमारे सामने आता है
वो आता है इमर्जिंग चैलेंजेस, मतलब कि नई चैलेंजेस। आज हर फार्मर चाहता है कि मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं, पैसे ज्यादा कमाऊं, तो उसको एग्रीकल्चर डाइवर्सिफाई करना है। देखो बच्चों, डाइवर्सिफिकेशन कोई फार्मर क्यों करता है? ताकि उसको जो रिस्क होता है ना, देखो मॉनसून बहुत ज्यादा बारिश हो गई, या ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, या फिर हम बोलते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो गई, अगर वो एक ही क्रॉप करता है तो उसको लॉस होता है बेचारा, वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, उसकी मेहनत सारी खराब हो जाती है 6 महीने 8 महीने की। तो फार्मर चाहता है कि मेरे पास कम से कम 2 क्रॉप हो, कि एक क्रॉप फेल हो गई या एक के पैसे मेरे को नहीं मिल पाया, दूसरा मेरे को कवर करे, एक लाइन, एक ऑप्शन होना चाहिए। तो एवरी फार्मर वांट कि मेरे को ज्यादा इनकम हो। तो डाइवर्सिफिकेशन करने के 2 तरीके हैं एग्रीकल्चर को। बेसिकली फार्मर क्यों करना, डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाह रहा है? उसको रिस्क रिड्यूस करना है मार्केट का। मार्केट रिस्क मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन या फिर मॉनसून फेलियर। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन 2 तरह का है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन एक्टिविटी, मतलब क्रॉप को और बढ़ाए, एक्सपेंशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। और दूसरा है एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो अदर देन एग्रीकल्चर वो कर सकता है, जैसे हॉर्टिकल्चर कर सकता है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग कर सकता है, फिशरी कर सकता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। अगर फार्मर सिंगल क्रॉप से मल्टी क्रॉपिंग पे आता है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन। अगर फार्मर एग्रीकल्चर के साथ साथ और एक्टिविटी करता है, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन थ्रू प्रोडक्शन एक्टिविटी एक्सपेंशन। तो ये आपको लिखना है। तो 2 तरह के डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसके अंदर 3 तरह की एक्टिविटी आप लिख सकते हो। एक तो लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं इसको, दूसरा फिशरीज आप लिख सकते हो, और तीसरा हॉर्टिकल्चर आप लिख सकते हो। ये सारी चीजें आपको बतानी है इसके अंदर। इसमें क्या आएगा, सिंगल क्रॉप से फार्मर शिफ्ट हो जाए मल्टी क्रॉप पे, ये आपको बताना है बच्चों। 2 तरह के डाइवर्सिफिकेशन है। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या मैंने समझा दिया आपको, सिंगल क्रॉप से मल्टी क्रॉप पे शिफ्ट होना। क्यों? ताकि रिस्क रिड्यूस हो जाए। सो दैट सिंपल इज दैट। रिस्क कौन सा? या तो मॉनसून फेलियर का रिस्क या प्राइस फ्लक्चुएशन। एक क्रॉप के पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे, मार्केट में डाउन चलेगी, मंदी आ गई उस क्रॉप के लिए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि सब फार्मर बेचने के लिए आ रहे हैं, दूसरे क्रॉप से पैसे मिल जाए उसको, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। तो डबल क्रॉपिंग करना चाह रहा है, मल्टी क्रॉपिंग करना चाह रहा है फार्मर। और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन जो है वो है एक्सपेंशन करना एक्टिविटीज में, अदर इंप्लॉयमेंट एक्टिविटी करना, जैसे कि लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, ऑल्सो कॉल्ड लाइव स्टॉक फार्मिंग। इंडिया इज द, हम बोलते हैं लार्जेस्ट इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, पूरे वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट है। हॉर्टिकल्चर में इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट, है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। गोट, शीप, कैटल, पोल्ट्री, मुर्गी पालन वगैरह सब करना एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। इससे भी फार्मर की इनकम सप्लीमेंट होती है। लाइव स्टॉक फार्मिंग वहां हो पाता है जहां पे सेमी एरिड या हम बोलते हैं नॉन एरिड, क्योंकि एरिड एरिया जो होते हैं सूखे, वहां पर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा उसे चाहिए कि देखो जानवरों को खिलाने के लिए घास भी तो चाहिए ना। उसके अलावा हम बोलते हैं कि लाइव स्टॉक फार्मिंग की वजह से इंडिया के अंदर जो है व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि ज्यादा अगर हम लाइव स्टॉक फार्मिंग करेंगे तो ही हम मिल्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये भी आप लिखना। उसके अलावा लाइव स्टॉक फार्मिंग की प्रॉब्लम पूछेंगे आपसे तो 2 बतानी है आपको। एक तो लाइव स्टॉक फार्मिंग में क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर लोगों को टेक्निकल नो हो नहीं पता कैसे करना है, और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है ब्रीड्स की वजह से। और दूसरा वेटरनरी केयर बहुत कम है, मतलब डॉक्टर्स, इलाज, मेडिकल फैसिलिटी जानवरों के लिए वो बहुत कम है। इस वजह से प्रॉब्लम आती है इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक फार्मिंग में, ये प्रॉब्लम्स है। अब सेकंड आता है फिशरी। फिशरी का जीडीपी के अंदर सिर्फ 0.9% कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये लिखना आप। अगर आपसे पूछते हैं कि फिशरी कहां कहां होता है, तो फिशरी की जो मदर है वो है वाटर बॉडी, पानी से निकलेंगे फिश। वाटर बॉडी 2 तरह की हैं। इनलैंड सोर्स, 2 सोर्स वाटर बॉडी के, इनलैंड सोर्स, मरीन सोर्स। इनलैंड सोर्स मतलब लेक, रिवर, पॉन्ड्स, और मरीन सोर्स मतलब ओशियन या फिर सी, यहां पे कर सकते हैं। मुद्दे की बात क्या है, शॉकिंग बात क्या है कि इंडिया में इनलैंड सोर्स से 65% फिशिंग होती है, और मरीन, ओशियन वगैरह इससे 35%। ये आप लिखना जरूर, डेटा में है। फिशिंग कम्युनिटी बैकवर्ड है। प्रॉब्लम जिसकी भी है, इसकी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछ सकते हैं। पॉवर्टी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, एसएचजी हेल्प नहीं कर रहे हैं यहां पर। ये 3 प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर मींस फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, इनका प्रोडक्शन करना। हॉर्टिकल्चर की बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है।
लिखा हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में भी रेवोल्यूशन आया था, दैट इज उसे कहते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछे कि देखो सबको पता होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था, सब बोलते हैं HYV सीड्स। गोल्डन रेवोल्यूशन क्यों आया था, इसका भी रीजन HYV सीड्स है। 1991 से लेके 2012 तक का इसका ईयर है, ये आप याद रखना गोल्डन रेवोल्यूशन का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी फार्मर की इनकम सप्लीमेंट करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कोटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जो आज खत्म हो चुकी है, लेकिन आर्टिशियंस जो होते हैं आज भी गांव के अंदर कुछ काम कर लेते हैं, या फिर स्पिनिंग, डाइंग, वीविंग, ब्लीचिंग वाला काम गांव के अंदर है, तो इनकम बढ़ सकती है। फार्मर खाली टाइम में ऑफ सीजन में कर सकता है। उसके अलावा एक जमशेदी टाटा, ये एक IT रेवोल्यूशन की तरह हम बोलते हैं कि रेवोल्यूशन तो नहीं है बेसिकली, बट IT को प्रमोट करने के लिए एक ऑप्शन एज अ लिवलीहुड के लिए गांव के लिए लोगों को सिखाया जाना। क्या सिखाया जाना कि भाई देखो छोटे मोटे काम है जो लोग सीख सकते हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं जाता फिर भी सीख सकते हैं। फोटोकॉपी कैसे करते हैं, है ना, प्रिंटर पे काम कैसे करते हैं, फैक्स कैसे करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे की जाती है, मेल्स कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये लोग सीखेंगे वहां के तो उनकी इनकम सप्लीमेंट होगी। तो गांव के लोगों को ये चीज सिखाई जा सकती है। तो इसको सिखाने के लिए जमशेदी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी सेटअप हुई गांव की प्रोस्पेरिटी के लिए। ये आप लिखोगे इसके अंदर, नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि वो स्किल सीखे, कुछ काम कर सके, कंप्यूटर चला सके, ये सब कर सके। ये भी आप लिखोगे, एक ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन इसके ऊपर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर मेरे पास 3 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर मेरे पास 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला तो आपके बुक में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज क्या है, सबको पता है यार कि हेल्दी टेस्टी फूड है, लैक ऑफ केमिकल वाला फूड है ना, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ये सबको पता है। 2 क्वेश्चन और सुनो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रॉब्लम आती है सोचो, ये टॉपिक अलग है। प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन फार्मर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहला, ऑर्गेनिक फूड की शेल्फ लाइफ बहुत कम है ना, और जेस्टेशन लाग बहुत ज्यादा है, सोइंग हार्वेस्टिंग के अंदर गैप है, ज्यादा टाइम लगता है उगने में। 2 प्रॉब्लम। तीसरी अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में दिक्कत क्या है कि यील्ड, प्रोडक्टिविटी जो आती है, आउटपुट जो आती है वो कम आती है, क्योंकि केमिकल वाली थोड़ी है। तो 3 बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है फार्मर को। उसके अलावा अगर आपसे पूछें कि ये भी एक मैच करता हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूज ना हुए आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में इंडिया को क्या कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव वर्ड जब आ गया ना तो कंपेयर करना है, दूसरी कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया को क्या एडवांटेज ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज मत लिखाना, आपको लिखना है कि इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया में लेबर ज्यादा है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है लेबर का यूज ज्यादा होता है। दूसरा, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी है, सॉइल की हेल्थ बढ़िया है ना। ये बातें बतानी है आपको इसके अंदर कि ये एडवांटेज इंडिया को है, इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा कर सकते हैं, है ना। ये अलग 3 क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में मिलेंगे, आपको नोट्स में भी है, तो ध्यान से करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज सबको पता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हेल्दी टेस्टी फूड है, सॉइल फर्टिलिटी खराब नहीं होती इससे, है ना, इसमें यूज केमिकल का नहीं होता है ज्यादा, ये सबको पता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, मैं जो बताया आपको, इस चैप्टर में से 1 मार्क के क्वेश्चन, और इसमें 2 चीजें छोटी छोटी रह गई हैं, लाइक तनवा। तमिलनाडु जो एग्रीकल्चर के लिए वुमेन को ट्रेन किया था, उसमें ये एक तनवा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तमिलनाडु के अंदर, कि जहां पर वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा फॉर कि वो कैसे एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छा कर सकती हैं, उसके लिए प्रोग्राम था तनवा। और उसके अलावा इसमें एक चीज और थी इस चैप्टर के अंदर, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स एंड SHG, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से करना इसको। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम होते क्या है कि गांव के अंदर फार्मर्स जो हैं उनको बैंक से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा ज्यादा, वो नहीं कर पा रहे, लोन नहीं ले पा रहे, कोलेटरल बहुत रखवाना पड़ रहा है, इंटरेस्ट बहुत हाई है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो SHG हेल्प कर रहे हैं लोगों की गांव के अंदर कि स्मॉल लोन्स अगर चाहिए किसी को तो SHG एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, वॉलंटरी एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, ज्यादातर वुमेन चलाते हैं SHG, तो उनके ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है बट नॉमिनल, इससे सबको फायदा मिल जाता है, सब वॉलंटरीली सेविंग करते हैं उसके अंदर, फिर जिसको जरूरत है पैसा लोन ऐसा मिल जाता है। तो SHG इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, SHG बहुत सपोर्ट कर रहा है गांव के अंदर, ये आपको शॉर्ट नोट मिल जाएगा आपकी किताब में, जरूर पढ़ना है उसको। बाकी हर चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो रूरल डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके अंदर से एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रूरल क्रेडिट, डाइवर्सिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी जो मैंने पढ़ाया आपको आज। अच्छे से मन लगा के पढ़ो बच्चों, कोई डाउट हो आप कमेंट करके बताओ, मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।